मैं पोस्ट एपोकैलिप्टिक गेम की दुनिया में पहुंच गया, जहां सिर्फ एक ही इंसान आखिर तक बच सकता था। सभी प्लेयर्स अपने लिए अलग अलग पावर चुन रहे थे। कोई बिजली की ताकत ले रहा था, कोई हवा को कंट्रोल करने की, और कोई टेलीपोर्ट जैसी एबिलिटी। लेकिन मैंने सबसे अजीब चीज चुनी, इन्फिनिट वेल्थ। मेरे इस फैसले पर सभी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि दुनिया खत्म होने वाली हो और कोई पैसे जैसी बेकार चीज चुन ले, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। लेकिन उन्हें असली सच्चाई नहीं पता थी। वो नहीं जानते थे कि इस ताकत के पीछे एक बड़ा राज छिपा है। फिर गेम की दुनिया के बड़े स्क्रीन पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि कुल 300 खिलाड़ी इस गेम में शामिल हैं। ये सभी लोग असल दुनिया में मर चुके थे। अगर उन्हें दोबारा जिंदगी चाहिए तो उन्हें इस खतरनाक एपोकैलिप्टिक गेम में जिंदा रहना होगा। अब शुरुआत का समय आ चुका था। सिस्टम ने कहा कि सभी लोग अपने शुरुआती आइटम चुनें। मैंने जल्दी जल्दी शेल्फ पर रखी चीजों को देखना शुरू किया। बाकी खिलाड़ी पागलों की तरह पावर छीन रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ सेकंड की देरी में उनकी पसंदीदा एबिलिटी कोई और ले जाएगा। धीरे धीरे बिजली, विंड ब्लेड, टेलीपोर्ट और हीलिंग जैसी सारी पावर खत्म होने लगीं। तभी आखिरी पेज पर मेरी नजर नीचे रखे एक सोने के सिक्के पर पड़ी, जिस पर लिखा था अज्ञात संपत्ति। बिना देर किए मैंने वह गोल्ड कॉइन उठा लिया। उसी समय मेरे साथ बस में मरे हुए बाकी लोग भी यहां टेलीपोर्ट होकर आ गए। उनमें मेरा स्क्वाड लीडर ही यांगरुई भी था, जिसने माइंड कंट्रोल की ताकत चुनी थी। जब उसने मुझे सोने के सिक्के इकट्ठा करते देखा तो मजाक उड़ाते हुए बोला, दुनिया खत्म होने वाली है और तुम पैसे जमा कर रहे हो, इसका क्या फायदा। उसके बाद सबकी नजर बान होऊ औयू पर गई। उसने एक बहुत अजीब पावर चुनी थी, प्यार हासिल करना। इस पावर की वजह से वह इंसानों का प्यार तो पा ही सकता था, यहां तक कि जॉम्बी का प्यार भी पा सकता था। और जब तक सच्चा प्यार उसके साथ रहेगा, उसकी रक्षा होती रहेगी। मैं मरूंगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं। सभी लोगों के आइटम बंटने के बाद सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। सिस्टम ने कहा कि सभी खिलाड़ियों के पास अपनी ताकत बढ़ाने और ट्रेनिंग करने के लिए 1 साल है, क्योंकि ठीक 1 साल बाद असली एपोकैलिप्स शुरू होने वाला है। लेकिन एक बात सुनकर सबके चेहरे बदल गए। सिस्टम ने साफ कहा, इस गेम में सिर्फ एक ही विजेता होगा। आखिर तक जो आखिरी खिलाड़ी जिंदा बचेगा वही इनाम पाएगा और दोबारा जन्म लेने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही सब समझ गए कि यहां कोई दोस्त नहीं है, हर इंसान दूसरे का दुश्मन है। मैं तुरंत वहां से निकल गया और अपनी एपोकैलिप्स सर्वाइवल प्लान पर काम शुरू कर दिया। मैंने दुनिया के नक्शे पर खोज शुरू की और आखिरकार प्रशांत महासागर के बीच एक सुनसान द्वीप ढूंढ लिया। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी जगह एकदम सही थी। जमीन स्थिर थी, चारों तरफ अलग थलग था और एयरपोर्ट बनाने के लिए भी बढ़िया था। मैंने बिना देर किए लगभग 1 बिलियन में कई छोटे द्वीप खरीद लिए और उसका नाम रखा फ्यूचर आइलैंड। बाहर की दुनिया को बताया गया कि वहां एक टूरिज्म प्रोजेक्ट बन रहा है। मैंने कई बड़े क्रूज शिप खरीदे और एनपीसी के साथ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। लेकिन असली प्लान कुछ और था। मैंने सभी लोगों से गोपनीयता समझौता साइन करवाया। किसी को भी फ्यूचर आइलैंड की असली लोकेशन नहीं पता थी। सुरक्षा के लिए मैंने पहले ही जैमर लगा दिए और मजदूरों के मोबाइल भी जमा करवा लिए ताकि कोई जानकारी बाहर न जाए। ऊपर से देखने पर जो किला दिखाई दे रहा था वो सिर्फ दिखावा था। असली ड्यूम्सडे फोर्ट्रेस जमीन के नीचे बनाया जा रहा था। ऐसा किला जो न्यूक्लियर बम, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक तक झेल सके। यहां तक कि अगर कोई सुपर जॉम्बी हमला कर दे तब भी अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। उसकी स्टील की दीवारें लगभग 5 मीटर मोटी थीं। ऊर्जा की समस्या के लिए मैंने द्वीप पर हवा, समुद्री लहरों और न्यूक्लियर पावर की व्यवस्था करवाई। साथ ही इमरजेंसी के लिए 10 लाख ऑक्सीजन टैंक भी जमा कर दिए। पूरा अंडरग्राउंड बंकर 12 हिस्सों में बंटा हुआ था। अगर 1-2 हिस्से नष्ट भी हो जाएं, तब भी बाकी हिस्से काम करते रहेंगे। कुछ जगहों पर आधुनिक खेती, मछली पालन और मुर्गी पालन की व्यवस्था थी, जबकि बाकी जगहों में दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, पानी, टीम रूम, जिम, मेडिकल रूम और बाकी जरूरी सुविधाएं मौजूद थीं। जब एनपीसी को मेरे प्रोजेक्ट पर शक होने लगता, मैं उन्हें बस ढेर सारे पैसे दे देता और पैसे देखते ही सबका मुंह बंद हो जाता। आखिर मेरे पास पैसा इतना था कि चाहे जितना खर्च करूं,
खत्म ही नहीं हो रहा था। इसके बाद मैं एक दूसरे देश गया और वहां से भारी मात्रा में खतरनाक हथियार और मशीनें खरीदने लगा। इनमें युद्ध करने वाले रोबोट और रास्ता साफ करने वाले रोबोट जैसी कई चीजें थीं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं बिना सोचे खर्च करता जा रहा था। मैंने अपनी सुरक्षा और मजबूत कर ली। एक गुप्त जगह पर अपनी पनडुब्बी और एक विमान भी छिपा कर रखा। मेरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस से वहां तक जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता भी बनाया गया था। फिर मैंने 2 कोच रखे और रोज ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैं खुद विमान उड़ाना और पनडुब्बी चलाना सीखने लगा, क्योंकि एपोकैलिप्स में दूसरों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता था। मुझे डर था कि बाकी खिलाड़ी अपनी विशेष शक्तियों के सहारे मेरे द्वीप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैंने असली द्वीप के आसपास नकली संरचनाएं और इंसानों द्वारा बनाए गए अवरोध तैयार करवाए। अगर कोई बड़ा जहाज ज्यादा पास आने की कोशिश करता तो वह टकराकर नष्ट हो सकता था। द्वीप की सुरक्षा और बढ़ाने के लिए मैंने पूरे इलाके में बिजली वाली बाड़ लगवाई। समुद्र के किनारे किनारे निगरानी की व्यवस्था की गई और आसपास कई सुरक्षा सिस्टम भी लगाए, ताकि जो भी चीज द्वीप के करीब आए उसे तुरंत पहचान लिया जाए। आखिर में मैंने सभी एनपीसी को वहां से भेज दिया। अब पूरे द्वीप पर सिर्फ मैं अकेला बचा था। लेकिन मेरी तैयारी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने अंतरिक्ष तकनीक पर भी पैसा लगाना शुरू कर दिया और कई सैटेलाइट सिस्टम तैयार करवाए, ताकि आने वाले साल में मेरा नेटवर्क और संपर्क किसी भी हालत में बंद न हो। इसके बाद मैंने दुनिया की कई एयरलाइंस और समुद्री ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर भी कब्जा कर लिया। और दुनिया खत्म होने से सिर्फ 1 हफ्ता पहले मैंने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सभी दूर तक चलने वाले जहाजों और विमानों को नष्ट कर दिया जाए। दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। सबको लगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी पागल हो गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इस बात की असली वजह सिर्फ खिलाड़ी जानते थे। उन्हें पता था कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी उसी गेम का खिलाड़ी है और वह उनका दुश्मन भी है। तभी खिलाड़ियों के चैट इंटरफेस में एक छोटा सा मैसेज पॉपअप हुआ। किसी ने लिखा, क्या ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुम हो? क्योंकि सिर्फ उसी ने देखा था कि मैंने अनंत धन वाली ताकत चुनी थी। लेकिन मैंने उस मैसेज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब दुनिया खत्म होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। बाकी खिलाड़ी अपनी अपनी शक्तियों को मजबूत बनाने में लगे थे। फिर एक बड़े स्क्रीन पर 300 खिलाड़ियों के नाम और नंबर दिखाए गए। मेरा नंबर था 99, झाओ यांगजे का नंबर 100 और लियू रुइयान का 108। तभी सिस्टम ने फिर चेतावनी दी, एपोकैलिप्स शुरू होने वाला है और यह गेम तब तक चलता रहेगा जब तक सिर्फ एक खिलाड़ी जिंदा न बचे। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुनिया का अंत किस रूप में आएगा। अचानक उत्तर से दक्षिण की तरफ पूरी दुनिया में भयंकर बारिश शुरू हो गई। ये सामान्य बारिश नहीं थी। लगातार और बहुत तेज बारिश ने पूरी दुनिया में ऐसे बाढ़ ला दी जैसे कोई पौराणिक प्रलय आ गई हो। हालांकि फ्यूचर आइलैंड पर भी भारी बारिश हुई, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि द्वीप छोटा था और कुछ दिनों बाद बारिश के बादल वहां से आगे बढ़ गए। बाकी विशेष शक्तियों वाले खिलाड़ी गुस्से से भर गए और सिस्टम से शिकायत करने लगे। हमारी ताकतों का फायदा ही क्या, अगर पूरी दुनिया पानी में डूब जाए। उन्हें लग रहा था कि सिस्टम ने उनके साथ चीटिंग कर दी है। तभी सिस्टम की आवाज आई, किसने कहा कि दुनिया का अंत हमेशा ज़ॉम्बी वायरस से ही होता है? मैं चुप रहा, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, जबकि बाकी खिलाड़ी पूरे साल अपनी शक्तियों की ट्रेनिंग में लगे रहे। और मैं अपनी ताकत अनंत धन का इस्तेमाल करके तैयारी कर रहा था। बाकी लोगों की हालत अलग थी। देश के जमा किए गए संसाधन भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। कुछ खिलाड़ी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गलत काम करने लगे और बड़ी बड़ी कोठियां या शेल्टर हासिल कर लिए। उधर मैं आराम से अपने सुरक्षित फोर्ट्रेस में बैठा हॉटपॉट खाते हुए लाइव न्यूज देख रहा था। एक न्यूज एंकर पर्दे के पीछे छिपकर सामने वाली बिल्डिंग की हालत दिखा रहा था। वहां एक खिलाड़ी अपनी आग की शक्ति से लोगों का सामान लूट रहा था। एंकर घबराकर बोला, दोस्तों, ये कोई स्पेशल इफेक्ट या कॉस्प्ले नहीं है, ये सच में सुपर पावर वाला इंसान है। पहले ये हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड था और अब ये आग से दरवाजे तोड़कर लोगों को लूट रहा है। ये उसकी 10वीं लूट है। फिर इसके बाद पुलिस और स्पेशल फोर्स की टीम हथियारों और रेस्क्यू बोट्स के साथ वहां पहुंच गई। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे असली युद्ध शुरू हो गया हो। उस सिक्योरिटी गार्ड की आग इतनी शक्तिशाली थी कि उसने लोहे का बड़ा दरवाजा तक पिघला दिया। फिर चारों तरफ गोलियों और आग का भयंकर मुकाबला शुरू हो गया। खिड़कियां टूटने लगीं, धमाके होने लगे। अचानक एक इंसान ऊपर की मंजिल से उड़ता हुआ नीचे बाढ़ के पानी में जा गिरा। कुछ देर बाद गेम के पब्लिक स्क्रीन पर एक खिलाड़ी का नाम धुंधला होकर गायब हो गया। इसका मतलब साफ था, एक खिलाड़ी मर चुका था। इसी बीच मेरे चैट में फिर कोई यिंगरुई का मैसेज आया। वह बोला, चलो गठबंधन करते हैं,
हम क्लासमेट भी हैं और हमारे नंबर भी साथ साथ हैं। हम आखिर तक साथ रहेंगे। मेरे पास माइंड कंट्रोल की शक्ति है और तुम्हारे पास कोई लड़ने वाली शक्ति नहीं है। मैं बाकी खिलाड़ियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मैंने उसे फिर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि अगर आखिर में सिर्फ हम दोनों बचते तो वह अपनी माइंड कंट्रोल शक्ति से मुझे कंट्रोल करके खुद अकेला विजेता बन जाता। उसे लगा कि उसने मुझे समझ लिया है, लेकिन असल में उसने मेरी समझदारी को कम आंका था। धीरे धीरे दुनिया की बिजली और पानी बंद हो गए। खाने की कमी होने लगी। 3 महीने की बाढ़ ने सामान्य लोगों की बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। आखिरकार लोग टूटने लगे। उन्होंने लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने भी आम लोगों के बीच छिपकर बचने की कोशिश की। लेकिन एक समस्या थी, शक्तियां छिप नहीं सकती थीं। और फिर ऊपर से एक बड़ा आदेश जारी हुआ, सभी सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ो। सिस्टम ने नया नियम जारी कर दिया, अगर किसी विशेष शक्ति वाले इंसान को पकड़ा गया तो उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज दिया जाएगा। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं और बाकी लोग दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हों। उधर लोग बाढ़, भूख और लड़ाई में फंसे हुए थे, जबकि मैं अपने फ्यूचर आइलैंड पर आराम की जिंदगी जी रहा था। मैं हर दिन द्वीप पर घूमता, धूप लेता, समुद्र का नजारा देखता और समय समय पर अपनी पनडुब्बियों और विमानों की जांच करता। मेरे लिए फ्यूचर आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सब कुछ सुरक्षित और आरामदायक था, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं चली। एक दिन अचानक दुनिया के पब्लिक स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया। किसी खिलाड़ी ने मेरी पहचान उजागर कर दी थी। उसने लिखा, प्लेयर नंबर 99 दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसने दुनिया खत्म होने से पहले बहुत सारे शेल्टर बनाए हैं। अगर बचना है तो प्लेयर नंबर 99 को ढूंढो। ये खबर आते ही जो स्क्रीन लंबे समय से शांत थी, अचानक फट पड़ी। हर तरफ हलचल मच गई। लोग कहने लगे, हमें पहले से शक था कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी खिलाड़ी होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो नंबर 99 है। फिर कुछ लोग गुस्से में मुझे कोसने लगे, तुम अकेले आराम से खा पी रहे हो और यहां सैकड़ों लोग दुख झेल रहे हैं। तुम कितने निर्दयी और बेरहम इंसान हो। अब मेरी छिपी हुई पहचान पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी और असली मुसीबत शायद अब शुरू होने वाली थी। लोग लगातार चिल्ला रहे थे, ऐसे खिलाड़ी को खत्म कर देना चाहिए। नंबर 99 को ढूंढो, तभी हम बच सकते हैं। मैंने बस अपना हाथ घुमाया और आराम से पब्लिक स्क्रीन पर मैसेज टाइप किया, इतना शोर मत करो, मैं ही प्लेयर नंबर 99 हूं। तुम्हें शेल्टर चाहिए? मैं दे सकता हूं। मेरा मैसेज देखते ही सभी चौंक गए, लेकिन कुछ लोग तुरंत शक करने लगे। वे सोच रहे थे कि कहीं मैं कोई जाल तो नहीं बिछा रहा। कुछ खिलाड़ियों ने गुस्से में जवाब दिया, तुम हमें बचाओगे? बकवास, हम तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हारे सारे संसाधन छीन लेंगे और तुम्हें मार देंगे। मैं हल्का सा हंस पड़ा और फिर टाइप किया, लेकिन मैं तो यहां नहीं हूं। मैंने अलग अलग देशों में शेल्टर बनाए हैं। हर शेल्टर में सिर्फ 20 लोग रह सकते हैं। फिर मैंने दुनिया के नक्शे पर 4 जगहें मार्क कर दी। मैंने आगे लिखा, तुम लोग 200 से ज्यादा हो और जगह बहुत कम है। सब अंदर नहीं जा सकते, इसलिए जो पहले पहुंचेगा वही अंदर जाएगा। मैं पासवर्ड भी बता दूंगा, पहले आओ पहले पाओ। जैसे ही मैंने पासवर्ड भेजा, पूरा खिलाड़ी समूह पागल हो गया। एक ही रात में खिलाड़ी उन शेल्टरों की तरफ दौड़ पड़े। ज्यादातर के पास तेज चलने या खास क्षमताएं थीं, इसलिए वे बहुत जल्दी पहुंच गए। शेल्टर ऊंची जगहों पर बने थे, इसलिए वहां बाढ़ का खतरा नहीं था। जब खिलाड़ियों ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सीधे स्वर्ग में पहुंच गए हों। एक खिलाड़ी नंबर 28 तो इतना खुश हुआ कि उसने दुनिया की स्क्रीन पर लाइव शुरू कर दिया। वह खुशी से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेल्टर इतना शानदार होगा। अमीर होना सच में मजेदार चीज है। अंदर हर तरफ शानदार खाना रखा था, स्टेक, मटन, रेड वाइन और कई तरह के स्वादिष्ट पकवान। कुछ ही समय में 12 खिलाड़ी शेल्टर के अंदर पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने फैसला किया, संसाधन सीमित हैं, अब दरवाजा बंद कर दो, बाकी खिलाड़ियों को अंदर मत आने दो। उधर बाकी खिलाड़ी अभी भी रास्ते में थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। बाहर से ये सब लाइव देख रहे खिलाड़ी गुस्से से पागल हो गए। वे लगातार गालियां दे रहे थे। शेल्टर के बाहर खिलाड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी।
क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो वे बाढ़ में डूब जाते या भूख से मर जाते। ऐसे समय में ये शेल्टर उनके लिए आखिरी उम्मीद थे। बचने की चाह इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बाहर खड़े खिलाड़ी अंदर वालों से विनती करने लगे, कृपया दरवाजा खोल दो, हमें भी अंदर आने दो। लेकिन अंदर बैठे लोग आराम से खाना खा रहे थे और उन्होंने दरवाजे पूरी तरह लॉक कर दिए थे। बाहर वाले चाहे दरवाजे तोड़े, दीवारें पीटें या अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करें, फिर भी मजबूत गेट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अंदर वाले लोग घमंड से मुस्कुरा रहे थे। तभी मैंने अचानक पब्लिक स्क्रीन पर मैसेज भेजा, अरे, शेल्टर में तो 20 लोगों की जगह थी ना, अभी तो 8 सीटें खाली हैं। सबकी नजर मेरी तरफ चली गई। फिर मैंने दूसरा मैसेज लिखा, मेरे पास एक इमरजेंसी पासवर्ड भी है, चाहे गेट बंद हो फिर भी अंदर जाया जा सकता है। दीवार के दक्षिण पूर्व हिस्से में एक खास ईंट है, उसे घुमाओ, छिपा हुआ दरवाजा खुल जाएगा। ये पढ़ते ही बाहर वाले खिलाड़ी पागलों की तरह उस जगह की तरफ भागे। उन्होंने दीवार की उभरी हुई ईंट घुमाई और सचमुच वहां एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दे गया। अब हर कोई सबसे पहले अंदर जाना चाहता था। अचानक वहां धक्का मुक्की और लड़ाई शुरू हो गई। एक कमजोर दिखने वाली लड़की पीछे रह गई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी बाहों से अनगिनत बेलें, वाइन्स निकलने लगी। उसने बेलों से सामने खड़े कई खिलाड़ियों को गिरा दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक ब्लेड पावर वाला खिलाड़ी सामने आया। उसने एक झटके में बेलें काट दी और फिर पलटकर दूसरे खिलाड़ी की गर्दन पर वार कर दिया। कुछ ही सेकंड में लोग एक एक करके गिरने लगे। जीवित रहने की चाह ने सबके चेहरे से इंसानियत का आखिरी मुखौटा भी उतार दिया था। जो शक्तियां सिस्टम ने दुनिया से लड़ने के लिए दी थी, वही अब खिलाड़ी एक दूसरे को मारने में इस्तेमाल कर रहे थे। उधर पब्लिक स्क्रीन पर मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच फिर एक मैसेज आया, देखो, हम दोनों कितनी अच्छी तरह साथ काम कर रहे हैं, शायद हम तो नेचुरल अलायंस पार्टनर हैं। मैं तुरंत समझ गया कि ये वही आदमी था जिसने मेरी पहचान दुनिया के सामने उजागर की थी। मैंने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? आग में मुझे तुमने ही धक्का दिया था, अब साझेदारी की बात कर रहे हो? उसने मुझे मैसेज भेजा, तुम्हें तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, मैंने तुम्हारे कई दुश्मन कम कर दिए। उसी समय हमारी बातों के बीच अचानक शेल्टर पूरी तरह भर गए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर रह गए लोगों के लिए अब कोई मौका नहीं बचा। शेल्टर के बाहर हालात भयानक थे। चारों तरफ खून बह रहा था। जो लोग अंदर नहीं जा सके थे, वे अपनी आखिरी उम्मीद के लिए लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेल्टर के अंदर मौजूद खिलाड़ी खुशी से पार्टी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका अंत उनका इंतजार कर रहा है। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और धीरे से कहा, लगता है समय हो गया। तभी स्क्रीन के सामने बैठे कोई यिंगनू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगले ही पल धड़ाम, पूरा शेल्टर जोरदार धमाके से हिल उठा। असल में मैंने पहले ही उन शेल्टरों के अंदर 100 टन विस्फोटक छिपा दिए थे। चारों शेल्टर एक साथ फट पड़े। धमाका इतना भयानक था कि सब कुछ टुकड़ों में बिखर गया। पब्लिक स्क्रीन पर खिलाड़ियों की संख्या तेजी से गिरने लगी। एक पल में 116 खिलाड़ी कम हो गए। अब सिर्फ 91 खिलाड़ी बचे थे। कुछ देर तक पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई। फिर कोई यिंगनू ने कांपते हुए मुझे मैसेज भेजा, मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। मैंने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारी मदद के बिना इतने सारे खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल था। फिर मैंने मन ही मन सोचा, 1 साल पहले से मैं यही योजना बना रहा था, कैसे इन सबको एक ही जाल में फंसाऊं। असल में वे शेल्टर कभी बचाने के लिए बने ही नहीं थे, वो उनकी कब्रें थी। तभी सिस्टम का एक और मैसेज आया, बधाई हो, आप सबसे ज्यादा दुश्मन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको अतिरिक्त इनाम दिया जाता है। आगे भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ये पढ़कर मैं हंसने लगा, क्योंकि इस दुनिया का नियम साफ था। प्रलय की दुनिया में कमजोर लोग शिकार बनते हैं। समय बीतता गया। 4 महीने बाद आखिरकार बारिश रुक गई। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा और फिर कई महीनों बाद सूरज दोबारा उगा
उसकी रोशनी उस धरती पर पड़ रही थी जो अनगिनत आत्माओं की यादों से भरी हुई थी। सबने राहत की सांस ली क्योंकि आखिरकार 7वीं आपदा खत्म हो गई थी। सिस्टम ने घोषणा की कि 101 खिलाड़ी पहली लेवल यानी प्रलय वाली बाढ़ से बच गए हैं। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं चली क्योंकि तुरंत दूसरी लेवल का ऐलान हुआ। अब ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स शुरू होने वाला था। इतने में एक खिलाड़ी घबराकर गिर पड़ा और बोला, तुमने तो कहा था कि इस बार कोई खतरा नहीं होगा। तब सामने वाला जवाब देता है कि उसने कभी नहीं कहा था कि दुनिया में कोई खतरा या दुख नहीं होगा। असली मुश्किलें तो अभी बाकी थी। अब सब लोग अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले थे। सभी अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कौन सी क्षमता मिलेगी। तभी लियू रुयांग ने मेन कैरेक्टर को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। ज़ॉम्बी वाली दुनिया में तुम अकेले नहीं बच पाओगे। अगर तुम मुझे अपने कुछ सामान दे दो और अपनी लोकेशन बता दो तो मैं आकर तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन मेन कैरेक्टर को उसकी असलियत पहले से पता थी। लियू अपनी खास शक्ति से लोगों का प्यार और भरोसा जीत लेता था। इसी वजह से बाढ़ के समय उसके पड़ोसी उसे सामान देते रहे और जब बचाव टीम आई तो उसे सबसे पहले बचा लिया गया। वो रास्ते भर दूसरों की सहानुभूति और देखभाल का फायदा उठाता रहा और खुद के लिए दूसरों के बचने का मौका भी छीनता रहा। मेन कैरेक्टर ने उसकी चाल समझ ली और साफ मना कर दिया। उसने कहा, माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे यह भी समझ आ गया था कि लियू को उसके अमीर होने की बात पता थी और यह सिर्फ संयोग नहीं था। बाढ़ की आपदा खत्म होने के बाद भी हालात और खराब हो गए। अब ज़ॉम्बी संकट शुरू हो चुका था और दुनिया की हालत एकदम बिखर गई थी। अलग अलग देशों की सामाजिक व्यवस्था अचानक टूट गई। शुरुआत में साधारण ज़ॉम्बी से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब वायरस बार बार फैलने लगा और उसमें बदलाव यानी म्यूटेशन होने लगे। जैसा मेन कैरेक्टर ने सोचा था, कुछ खास तरह के बुद्धिमान ज़ॉम्बी और सुपर पावर वाले ज़ॉम्बी पैदा होने लगे। नियम यह था कि अगर कोई ज़ॉम्बी किसी सुपर पावर वाले इंसान का मांस खा लेता तो वो उसकी शक्ति भी हासिल कर लेता था। मतलब अब दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। दुनिया का इंटरनेट सिस्टम पहले ही खत्म हो चुका था। अब लोग सिर्फ रेडियो के जरिए जानकारी भेज रहे थे। लेकिन मेन कैरेक्टर आम लोगों जैसा नहीं था। उसके पास आसमान में मौजूद कुछ सैटेलाइट्स थे जिनसे वो पूरी धरती को लाइव देख सकता था। धीरे धीरे खिलाड़ियों की संख्या कम होती गई और अब सिर्फ 730 खिलाड़ी बचे थे। आज नए साल का दिन था, लेकिन दुनिया में किसी के पास जश्न मनाने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ मेन कैरेक्टर आराम से बैठकर चाइनीज न्यू ईयर का खाना खा रहा था और एपोकैलिप्स से पहले वाला आखिरी टीवी कार्यक्रम देख रहा था। लेकिन अचानक उसके मन में दुख आया। उसने सोचा कि वो असली दुनिया में मर चुका है और उसका परिवार कितना दुखी होगा। चाहे वो इस बर्बाद दुनिया में आराम से रह रहा हो, लेकिन घर जैसी गर्माहट कहीं नहीं मिल सकती। तभी उसने फैसला किया, उसे हर हाल में वापस जाना है और अकेला विजेता बनना है। फिर उसने अपने खाने की तस्वीर खींची और किसी को भेज दी। अगले ही मिनट वो फोटो दुनिया के पब्लिक स्क्रीन पर डाल दी गई। बाकी खिलाड़ियों को देखकर गुस्सा आ गया। सब लोग भूखे मर रहे थे और वो आराम से दावत उड़ा रहा था। लोग गुस्से में कमेंट करने लगे, हमें तो गरम खाना भी नहीं मिल रहा और ये आराम से पूरी दावत खा रहा है। किसी ने धमकी दी, अगर तू मिला तो मैं तुझे मार दूंगा। मेन कैरेक्टर ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, पहले मुझे ढूंढ तो लो। फिर उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और उन 30 खिलाड़ियों की प्रोफाइल देखने लगा जिनकी जानकारी उसने पहले से इकट्ठा की थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया खत्म होने से पहले ही उसने अपने जासूस और भाड़े के सैनिक हर जगह फैला रखे थे। वे सैनिक दुनिया भर में बचे हुए खिलाड़ियों की लोकेशन और उनकी ताकत मजोरी पर नजर रख रहे थे। क्योंकि मेन कैरेक्टर ने उन्हें सामान और संसाधन दिए थे, इसलिए वे अब भी उसी के लिए काम कर रहे थे। इस दुनिया में अब पैसे की कीमत नहीं थी, असली ताकत खाने और सामान की थी। और इस समय पूरी दुनिया 7 बड़ी ताकतों में बंट चुकी थी, जिनमें सबसे पहली ताकत थी सेना। दुनिया की पहली बड़ी ताकत सेना थी। उनके पास बहुत बड़ा हथियारों का भंडार और मजबूत बेस था, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान
कोई यिंगनू ने अपनी माइंड कंट्रोल शक्ति से सेना के एक बड़े लीडर को अपने काबू में कर लिया। दूसरी बड़ी ताकत थी ज़ॉम्बी समूह। इनमें कुछ बहुत खतरनाक और खास ज़ॉम्बी मौजूद थे। वे इंसानों और खिलाड़ियों को काट कर मारते थे और उनकी शक्तियां भी अपने अंदर ले लेते थे। इनके बीच एक ज़ॉम्बी किंग भी था और उसके आसपास उसके खास साथी रहते थे जो उसकी रक्षा करते थे। तीसरी बड़ी ताकत थी गैंगस्टर्स की। दुनिया खत्म होने से पहले ही नंबर 128 एक बेहद खतरनाक देश का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता था। उसने अपनी शक्ति से कई गैंगस्टर्स को अपने साथ मिला लिया। उसके नेतृत्व में गैंग आम लोगों को लूटकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। बाकी बचे हुए 26 खिलाड़ी भी इन तीन बड़ी ताकतों में से किसी न किसी के साथ जुड़ चुके थे। नंबर 128 के पास गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को कंट्रोल करने की शक्ति थी। एकेडमिक लड़ाई में उसकी ताकत बहुत खतरनाक थी और लगभग कोई खिलाड़ी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन मेन कैरेक्टर को पता था कि दिखने में ताकतवर होने के बावजूद गैंगस्टर्स की पूरी टीम असल में सबसे कमजोर थी। उसने नंबर 128 की प्रोफाइल पर पेन से टैप करते हुए कहा, शुरुआत तुमसे करेंगे। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की कि अब सिर्फ 30 खिलाड़ी बचे हैं और आगे गेम की कठिनाई पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब गेम की तीसरी लेवल शुरू हो गई, अत्यधिक ठंड वाला महाद्वीप। ये सुनते ही कई लोग घबरा गए क्योंकि दुनिया खत्म हुए 1 साल और 5 महीने हो चुके थे। लगभग सभी लोगों का खाना और संसाधन खत्म होने की कगार पर थे। लोग डरकर सोचने लगे, अगर इतनी भयानक ठंड आई तो क्या इस ग्रह के सारे इंसान मर जाएंगे? तभी यिंगनू ने मेन कैरेक्टर को चुपके से मैसेज भेजा और घमंड से कहा, उस समय पूरी धरती पर सिर्फ ज़ॉम्बी ही जिंदा बचेंगे और मैं भी। तुमने मुझे ठुकराया था, उसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर होगा। उसने एक फोटो भी भेजी जिसमें वो ज़ॉम्बी किंग के साथ खड़ी थी। जितनी ज्यादा शक्तियां ज़ॉम्बी किंग निगलता जा रहा था उतना ही वो इंसानों जैसा दिखने लगा था। उसकी लाल आंखें और सफेद चेहरा देखकर किसी को भी डर लग सकता था। मेन कैरेक्टर ने यह देखकर मन ही मन कहा, अगर ऐसा है तो तुम दोनों को भी खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद पूरी धरती पर भयानक ठंड फैलने लगी। यहां तक कि मेन कैरेक्टर जिस ट्रॉपिकल द्वीप पर था वहां भी असर पड़ गया। बहुत तेज बर्फीला तूफान आया जिसने हर चीज हिला दी। सबसे पहले आसमान की बिजली व्यवस्था टूटने लगी। हवा और समुद्री लहरों से चलने वाले पावर प्लांट भी बुरी तरह प्रभावित हुए। अच्छी बात यह थी कि मेन कैरेक्टर के भूमिगत किले में बैकअप न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भी काम कर रहा था। उधर गैंगस्टर्स की हालत पहले से ही खराब थी। वे लोगों से लूटकर जी रहे थे, इसलिए उनके पास स्थिर संसाधन नहीं थे। अब उनके अंदर आपसी झगड़े शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि कई शक्तिशाली खिलाड़ी एक एक करके मरने लगे। तभी मेन कैरेक्टर ने दुनिया की चैट विंडो से नंबर 128 को निजी संदेश भेजा। नंबर 128, हमारे बीच एक सौदा कैसा रहेगा? मैंने तुम्हारे इलाके में पहले से कुछ चीजें छुपा रखी हैं। उन्हें ढूंढ लो तो शायद तुम जिंदा बच सकते हो। जल्दी नंबर 128 ने जवाब दिया, तुम आखिर चाहते क्या हो और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मेन कैरेक्टर बोला, मुझे ज़ॉम्बी किंग को खत्म करना है। मैंने जो वैज्ञानिकों की टीम बनाई थी उन्होंने ज़ॉम्बी के लिए एक एंटीडोट तैयार किया है। इसे ज़ॉम्बी पर छिड़कते ही वे खत्म होने लगेंगे। लेकिन मेरी समस्या यह है कि मेरी खुद की लड़ने की शक्ति लगभग 0 है। तुम 30 बचे खिलाड़ियों में सबसे ताकतवर हो, इसलिए सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। उसने आगे कहा, हम इंसान भयंकर ठंड से डरते हैं लेकिन ज़ॉम्बी नहीं। जितना समय बीतेगा ज़ॉम्बियों के जीतने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। मेरे पास चाहे जितने भी संसाधन हो, एक दिन वे भी खत्म हो जाएंगे। और अगर ज़ॉम्बी किंग के पास मौजूद नंबर 101 जीत गया तो आखिर में वही अंतिम विजेता बनेगा। मेन कैरेक्टर ने समझाया कि ज़ॉम्बी किंग इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी खिलाड़ी अकेले उसे नहीं मार सकता। लेकिन उसके पास एक फायदा था, एंटीडोट। नंबर 128 का भरोसा जीतने के लिए उसने अपने सैनिकों के जरिए एंटीडोट और कुछ जरूरी सामान भेज दिया। नंबर 128 सोचने लगा कि अगर आखिर में सिर्फ वो और मेन कैरेक्टर बचे तो वो आसानी से उसे मार सकता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर सबसे कमजोर खिलाड़ी दिखता था। इसलिए उसके साथ हाथ मिलाना अभी के लिए सबसे अच्छा विकल्प था।
फिर एक बर्फीली रात में सैकड़ों ड्रोन उड़ते हुए ज़ॉम्बियों के इलाके की तरफ पहुंचे। उस समय ऊपर कमरे में ज़ॉम्बी किंग और लियू रुयांग मौजूद थे। ज़ॉम्बी किंग की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी, इसलिए उसने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस कर ली। वो धीरे से उठा और जाने से पहले उसने लियू रुयांग पर कंबल भी ठीक से डाल दिया। इससे साफ था कि वो उसकी बहुत परवाह करता था। तभी आसमान से बर्फ के साथ एंटीडोट की बारिश शुरू हो गई। जिन ज़ॉम्बियों के ऊपर वो दवा गिरी, वे दर्द से तड़पने लगे और धीरे धीरे खून में बदलकर खत्म होने लगे। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग आग बुला हो गया। वो ऊपर से कूद पड़ा और अपने हाथों से ऊर्जा की किरणें निकालकर कई ड्रोन नष्ट कर दिए। उसी समय नंबर 128 खिलाड़ियों को लेकर वहां पहुंच गया। उसने अपनी ग्रेविटी शक्ति चालू की और ज़ॉम्बी किंग को जमीन पर दबा दिया। इतना ताकतवर ज़ॉम्बी किंग भी कुछ पल के लिए अपना हाथ तक नहीं उठा पाया और बाकी खिलाड़ी तुरंत उसकी तरफ हमला करने दौड़ पड़े। ज़ॉम्बी किंग ने अपने गले से एक तेज सीटी जैसी आवाज निकाली। ये उसका संकेत था। अंधेरे में छिपे ज़ॉम्बी तुरंत बाहर निकल आए। वे बहुत तेज थे, जैसे बंदर छलांग लगाते हों। उन्होंने खिलाड़ियों पर हमला कर दिया और कुछ खिलाड़ियों की गर्दन एक ही काट में उड़ा दी। उधर नंबर 128 ने अपनी ग्रेविटी शक्ति का दोबारा इस्तेमाल किया। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि आसपास की ऊंची इमारतें तक टूटकर गिरने लगी। बड़े बड़े पत्थर और मलबा ज़ॉम्बियों पर गिरा और उनके साथ ज़ॉम्बी किंग भी दब गया। तभी लियू रुयांग बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। तभी नंबर 128 ने अपनी उंगलियां हिलाई और उसके पैरों के नीचे की बालकनी टूटने लगी। लियू घबराकर चीख पड़ी, लेकिन उसी पल ज़ॉम्बी किंग अचानक सामने आ गया और उसे बचा लिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अचानक ज़ॉम्बी किंग ने अपने हाथ से कई पतली ऊर्जा जैसी लाइनें निकाली और उन्होंने नंबर 128 को जकड़ लिया। नंबर 128 हैरान रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ऐसी शक्ति भी है। फिर ज़ॉम्बी किंग ने हल्का सा हाथ खींचा और अगले ही पल नंबर 128 का शरीर टुकड़ों में बंट गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को एक बात का अंदाजा नहीं था। नंबर 128 के शरीर पर एंटीडोट के पैकेट छिपे हुए थे। जैसे ही उसका शरीर फटा, वे पैकेट भी फट गए। दवा हवा में फैल गई और सीधे ज़ॉम्बी किंग को घेर लिया। लियू चीखती रही और उसकी आंखों के सामने ज़ॉम्बी किंग दर्द से तड़पने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर पिघलने लगा और वो खून के एक ढेर में बदल गया। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बेस का पूरा इलाका बर्बाद हो गया। हर तरफ पत्थर, खून और मलबा पड़ा था। लियू रुयांग ये सब देखकर इतनी डर गई कि जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। जो जगह कुछ देर पहले उनका सुरक्षित ठिकाना थी, अब वो किसी नरक जैसी लग रही थी। लियू बर्फ में भाग रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। एक पैर गहरी बर्फ में धंसता, दूसरा मुश्किल से आगे बढ़ता। वो जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पैर फिसल गया और वो बर्फ की दरार में गिर पड़ी। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उधर दुनिया की पब्लिक स्क्रीन पर एक और घोषणा हुई। 12 खिलाड़ी और मर चुके थे। मेन कैरेक्टर शांति से अपनी नोटबुक निकाली और एक एक करके उनके नंबर काटने लगा। अब आखिर में सिर्फ एक बड़ा दुश्मन बचा था, शाओ योंग, जिसने सेना पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। शाओ योंग घमंड से बोला, मैं अब ये गेम खत्म करना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन वे सेना के सामने कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है, जबकि मेरे पास मिसाइलें हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और लड़ाकू विमान हैं। तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा।
जवाब में मेन कैरेक्टर ने सिर्फ दुनिया की स्क्रीन पर एक मिडिल फिंगर वाला इमोजी भेज दिया। इससे शाओ योंग और गुस्से में आ गया। मेन कैरेक्टर को पता था कि कोई यिंगरुई की माइंड कंट्रोल शक्ति बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। सामने आए बिना वो अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए मेन कैरेक्टर आराम से अपने भूमिगत किले में छिपा हुआ था। तभी अचानक भविष्य द्वीप पर एक के बाद एक मिसाइलें गिरने लगी। कई मिसाइलों ने पूरे इलाके पर हमला कर दिया, लेकिन काफी समय बाद भी मेन कैरेक्टर ऑफलाइन नहीं हुआ। शाओ योंग हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारा बंकर इतना मजबूत है तो मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूंगा। फिर वह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सेना को लेकर वहां पहुंच गया। मेन कैरेक्टर ने पहले से जो चट्टानों और जालों की व्यवस्था की थी, उन्हें पार कर लिया गया। तभी शाओ योंग की नजर भूमिगत किले के प्रवेश द्वार पर पड़ी। उसे लगा कि जीत अब उसके हाथ में है। वो मुस्कुराया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, भारी हथियारों से दरवाजा तोड़ दो। फिर सैनिकों ने बंकर के गेट पर लगातार गोले और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कई बार की भारी बमबारी के बाद आखिरकार बंकर का गेट उड़ गया और अंदर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। शाओ योंग को लगा कि अब जीत पूरी तरह उसकी है। उसने तुरंत मेन कैरेक्टर को वीडियो कॉल की। कॉल उठते ही वो घमंड से मुस्कुराया और बोला, अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने सैनिकों को अंदर जाने का इशारा किया ताकि वे मेन कैरेक्टर को बाहर घसीट कर लाएं। लेकिन तभी वीडियो में दिखाई देने वाली चीज देखकर वो रुक गया। मेन कैरेक्टर बिल्कुल शांत बैठा था। उसके पीछे धरती नहीं, बल्कि विशाल अंतरिक्ष दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? ध्यान से देखो, मैं कहां हूं? इतना बोलते ही अचानक फ्यूचर आइलैंड पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरे द्वीप पर परमाणु विस्फोट हो गया। वहां मौजूद हर चीज पल भर में मिट गई, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इस तरह के हमले से बचना लगभग नामुमकिन था। कोई यिंगरुई भी नहीं बच सकता था। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, खिलाड़ी नंबर 100 समाप्त हो चुका है। कुछ पल बाद अंतिम आवाज आई, बधाई हो खिलाड़ी नंबर 99, आप अकेले विजेता बने हैं। आपने सफलतापूर्वक गेम पूरा कर लिया है। लेकिन फिर कहानी एक बड़ा राज खोलती है। शाओ योंग के पास एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके पास खास शक्ति थी। वो तस्वीर देखकर उसकी लोकेशन और उस समय के अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पता कर सकता था। कोई यिंगरुई को ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो कई बार वीडियो कॉल करके मेन कैरेक्टर की लोकेशन पता करना चाहता था। लेकिन मेन कैरेक्टर ने कभी कॉल स्वीकार नहीं की। बाद में जब मेन कैरेक्टर ने न्यू ईयर वाली फोटो भेजी तो शाओ योंग को लगा कि अब उसने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है। उसने सोचा कि पहले गैंगस्टर्स और ज़ॉम्बी किंग खत्म होने दो, फिर वो खुद जाकर आखिरी फायदा उठाएगा। लेकिन मेन कैरेक्टर पहले से उसकी चाल जानता था। वो फोटो असली गलती नहीं थी। उसने जानबूझकर वही फोटो भेजी थी ताकि शाओ योंग जाल में फंस जाए। ये सब मेन कैरेक्टर की पहले से बनाई हुई योजना थी। उसने वो फोटो जानबूझकर भेजी थी ताकि शाओ योंग को लगे कि उसकी असली लोकेशन फ्यूचर आइलैंड पर है और वो वहीं पहुंच जाए। असल में फोटो भेजने के तुरंत बाद ही मेन कैरेक्टर फ्यूचर आइलैंड छोड़ चुका था। उसने सिस्टम से पूछा, जो एक्स्ट्रा बोनस मुझे मिला था, क्या मैं उसे अभी इस्तेमाल कर सकता हूं? सिस्टम ने जवाब दिया, बिल्कुल। वो बोनस था, किसी भी जगह टेलीपोर्ट होने का एक मौका। मेन कैरेक्टर ने अपने जरूरी सामान साथ लिए और उस शक्ति का इस्तेमाल करके सीधे एक स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया।
लेकिन एक समस्या थी। सिस्टम ने उसे वापस धरती पर आने का विकल्प नहीं दिया था, इसलिए उसे गेम खत्म होने तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि आखिरकार उसने गेम जीत लिया था और अब वो अपने घर वापस जा सकता था। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।